हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। मैं हूं अनिल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉल्ट व्हिटमैन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज, जिनमें हम उनसे रिलेटेड, उनके वर्क से रिलेटेड और कुछ क्रिटिक्स की ओपिनियंस जो रहती हैं रिगार्डिंग सम वर्क्स एंड हिज लाइफ, उन सबको कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन और योर स्क्रीन इज, वॉल्ट व्हिटमैन इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ विच लिटरेरी मूवमेंट? रोमांटिसिज्म, ट्रांसडेंटलिज्म, रियलिज्म एंड मॉडर्निज्म। तो सेकंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक अमेरिकन मूवमेंट था जो कि लिटरेचर से संबंधित रहा, और इस मूवमेंट के फादर कहे जाते हैं वॉल्ट व्हिटमैन। व्हिटमन्स मास्टरपीस लीव्स ऑफ ग्रास वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, ये एक ऐसा वर्क था जिसकी वजह से ही वो ऑल ओवर लिटरेचर वर्ल्ड में फेमस रहे, और ये पूरी लाइफ टाइम इसको पब्लिश किया जाता रहा, बार बार इसको एडिट करते रहे, वो तमाम कलेक्शंस को इंक्लूड करते रहे। पहली बार कब पब्लिश हुआ था? पहली बार ये पब्लिश हुआ था 1855 में। 1855। हाउ मैनी पोएम्स वर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? पहले एडिशन की बात पूछी गई है, कितनी पोएम्स शामिल थी? तो 12 पोएम्स इसमें शामिल की गई थी, 12 पोएम्स। Which famous American essayist strongly praised Whitman's first edition of Leaves of Grass? तो फर्स्ट ऑप्शन में हेनरी डेविड है, सेकंड में राफ वाल्डो, थर्ड में नथलियन हॉथॉर्न एंड डी में एडगर एलन। तो ये सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी ने की है तो वो है राफ वाल्डो इमर्सन। बी, राफ वाल्डो इमर्सन ने तारीफ की है, जो कि खुद अपने आप में एक बहुत अच्छे लेखक थे। ना केवल लेखक बल्कि फिलोसफर और आइडियलिस्ट और ग्रेट थिंकर कहे जाते हैं राल्फ वाल्डो इमर्सन। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज द ओपनिंग लाइन ऑफ विच पोएम? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, ओ कैप्टन माई कैप्टन। तो ये ओपनिंग लाइन है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। विटमन्स पोएट्री इज नोन फॉर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम, जो परंपरागत चीजें थी, राइम स्कीम, मीटर, उन सब चीजों से ये फ्री हो गए। तो ज्यादातर इनकी जो पोएम लिखी गई हैं वो फ्री वर्स में ही लिखी गई हैं। तो ब्रेकिंग अवे का मतलब दूर हटना या किसी ऑन गोइंग ट्रेडिशन को फॉलो ना करना। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। राइम एंड ट्रेडिशनल मीटर दोनों से ही इनकी कविताओं में दूरी दिखाई देती है। द फ्रेज बार्बरिक यॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, ओनोमेटोपिया एंड सिमिली एलिट्रेशन। तो क्योंकि बार्बरिक यार्ब का मतलब साउंड का सेंस यहाँ पे हो रहा है, जहां पर साउंड का सेंस होता है वहां पर हमेशा ओनोमेटोपिया ही होता है। तो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। विच ब्रिटिश क्रिटिक अटैक्ड विटमैन एज अ बीस्ट? एज अ बीस्ट भी बोला है किसी ने, सोचिए इनको, इनकी थिंकिंग को देखते हुए, इनकी पोएम्स को देखते हुए किसने कहा है? तो ये कहा है मैथ्यू आर्नोल्ड ने। Matthew Arnold has called him a beast. The lilacs elegy uses which recurring symbol? Ship, bird, star and all of the above. तो शिप जो है वो उनकी अब्राहम लिंकन की जो डेड बॉडी जिससे जा रही होती है, तो बार बार ये उस कफन यात्रा को सिंबलाइज करता है। बर्ड जो कि हर्मिट थ्रश जिसको बोलते हैं, जो एक स्वाम्प एरिया में बैठ के गीत गाती रहती है। स्टार, ये जो नॉर्दर्न स्टार है उसकी जो वीनस, एक्चुअली यहाँ पर स्टार का मतलब वीनस से है, उसके बारे में बात की गई है। तो ये तीनों सिंबल्स लगातार पोएम में आते रहते हैं। अगर आपने पोएम का वीडियो देखा है या खुद आपने पढ़ी होगी, व्हेन लाइलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड, तो ये तीनों सिंबल्स बार बार आते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। In Out of the Cradle Endlessly Rocking, the mockingbird serves as a symbol of death and loss, eternal youth, American democracy, nature's indifference. तो डेथ एंड लॉस को सिंबलाइज करती है जो वर्ड है उसमें, डेथ एंड लॉस को। इन लीव्स ऑफ ग्रास, विटमैन अडोप्ट्स पोएटिक फॉर्म characterized by blank verse, strict rhyme schemes, free verse and heroic couplets। तो किसमें लिखा गया है इनका? दैट इज हैज बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स।
which critic famously dismissed Whitman as boisterous, rough, ignorant man. ये मतलब बुराई की गई है खास तौर पे यहाँ पर। boisterous मतलब जो बहुत ज़्यादा चिल्लाता हो, तेज आवाज़ वाला, rough, अनसिविलाइज्ड, ignorant जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। किसने कहा है? हेनरी जेम्स, टी.एस. इलियट, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन रस्किन। तो आर्नोल्ड ने तो जस्ट अभी हमने कुछ देर पहले ही पढ़ा है, बीस्ट बोल दिया था इनको कि बीस्ट जैसी इनकी कविताएं हैं। और टी.एस. इलियट भी अक्सर बुराइयां करते रहे दूसरे लोगों की, क्योंकि हमेशा उन्होंने उसमें क्लासिसिज्म ढूंढा है दूसरों की रचनाओं में। जॉन रस्किन एक बहुत ही सिविलाइज्ड पर्सन रहे, वो ज़्यादा ऐसी बातें किसी के बारे में नहीं बोलते थे। तो बचते हैं हेनरी जेम्स। हेनरी जेम्स ने ही ये बात बोली है। Which American event most profoundly shaped Whitman's later editions of Leaves of Grass? The American Revolution, the Civil War, the War of 1812, the Great Depression. तो जो सिविल वॉर हुआ था अमेरिका में, इससे उनकी बाद की रचनाओं में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलता है। Whitman was influenced by which English poets expansiveness? ये जो एक्सपेंसिवनेस है, इसको हम कह सकते हैं कि कवरिंग ऑफ कवरिंग ऑफ मैनी थिंग्स, कवरिंग ऑफ मैनी एलिमेंट्स हम कह सकते हैं। कवरिंग ऑफ मैनी एलिमेंट्स इन वन प्लेस, किसी एक वर्क में एक जगह पे तमाम चीजों को शामिल करना। ये एक्सपेंसिवनेस का हिंदी में सिंपल बोले तो विस्तार। ये इनका स्टाइल रहा है, चीजों को विस्तार रूप से लिखना। तो ये किससे प्रभावित थे? मिल्टन, ब्लेक, वर्ड्सवर्थ एंड बायरन। तो जो विलियम ब्लेक एक राइटर हुए हैं, उनके विस्तारवादी स्टाइल से ये प्रभावित थे विटमैन। Whitman's work is often described as Elizabethan in spirit, democratic and inclusive, aristocratic and elitist, and purely religious। तो रिलीजियस से ज्यादा संबंध इनका नहीं था, एलिजाबेथन से इनका संबंध नहीं था। दो चीजें बचती हैं, डेमोक्रेटिक एंड एरिस्टोक्रेटिक। तो बस बी इज द सेकंड, बी इज द राइट ऑप्शन। डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि तमाम चीजों को ये शामिल करते हैं, फ्रीडम, एमेनिसिपेशन, डेमोक्रेसी, आइडियलिज्म, ना जाने क्या क्या इनकी पोएम्स में थीम्स मिलती हैं। Who called Whitman's Leaves of Grass the most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed? तो ये कहा गया है हेनरी डेविड थोरियो के द्वारा। इन्होंने कहा है कि लीव्स ऑफ ग्रास अपने आप में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है विटमैन के पोएम से इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। ना केवल विटमैन के पॉइंट पेन से, बल्कि अमेरिका, पूरे अमेरिका के रिप्रेजेंटेशन से बड़ा कंट्रीब्यूशन है ये। द फाइनल एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इज कॉमनली कॉल्ड। फाइनल जो एडिशन उसकी बात की गई है, द इमोर्टल, द डेथ बेड, द इटर्नल, द लास्ट सॉन्ग। तो फाइनल को कहा जाता है द डेथ डेथ बेड, क्योंकि इसको हम याद रख सकते हैं, अंतिम मौत से ही संबंधित है चीजें जो अंततः होती हैं अल्टीमेटली। तो डेथ बेड एडिशन। विटमैन वर्कड एज बिफोर बीइंग अ राइटर। शुरुआत में क्या क्या उन्होंने किया है? स्कूल टीचर, बिल्कुल। पेन प्रिंटर, ये भी किया है। जर्नलिस्ट, ये भी किया है। तो ऑल ऑफ द अबव, सारे प्रोफेशन उन्होंने अपनाए थे। विच इज विटमैन्स फेमस एलिजी फॉर अब्राहम लिंकन? सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, ओ कैप्टन माई कैप्टन, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। ओ कैप्टन माई कैप्टन, कैप्टन यहाँ पे अब्राहम लिंकन को सिंबलाइज किया जाता है, रिफर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट थीम ऑफ विटमन्स पोएट्री? कई बार हम लोग जल्दबाजी में लगा देते हैं आंसर। ये नॉट भी कई बार आपको गच्चा दे सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप एग्जाम में बैठे। रिलैक्स मूड में क्वेश्चन को कम से कम 2 बार तो पढ़ ही लीजिए। कई बार नॉट हम देखते हैं इजी है, तुरंत लगा दिया, और फिर एक बार लगा दिया आपने, सर्किल डार्क कर दिया, दोबारा मौका नहीं मिलता है। कौन सी थीम नहीं है, ये पूछा गया। डेमोक्रेसी, इंडिविजुअलिज्म, वॉर एंड डेथ, एरिस्टोक्रेसी। तो ऊपर की तीनों थीम्स इनकी पोएम में मिलती हैं, बस एक नहीं मिलती, दैट इज एरिस्टोक्रेसी। विच कलेक्शन कंटेन्स विटमन्स सिविल वॉर पोएम्स? सिविल वॉर से रिलेटेड जो पोएम्स लिखी थी, किस कलेक्शन में छपी थी? ड्रम टैप्स, कैलमस, डेमोक्रेटिक विस्टास एंड स्पेसिमेन डेज। तो ड्रम टैप्स is the correct option.
विटमैन वॉलंटियर्ड ड्यूरिंग द सिविल वॉर एज, वॉलंटियर का मतलब होता है अपनी मर्जी से सेवाएं देना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिवॉर्ड, बिना इवन कई बार पैसा भी नहीं मिलता लेकिन फिर भी लोग वॉलंटियरिंग करते हैं कई बार अच्छे कॉज के लिए, फॉर गुड कॉज। तो इन्होंने क्या किया था, सोल्जर, नर्स, वॉर कॉरेस्पोंडेंट एंड प्रीचर। तो ये बने थे नर्स। एज ए नर्स इन्होंने, मेल नर्स के तौर पे इन्होंने काम किया था ड्यूरिंग सिविल वॉर। ड्रम टैप्स वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश की गई थी, 1855, 65, 71 एंड 81। तो पब्लिश की गई थी 1865 में, और लीव्स ऑफ ग्रास आई थी 1855 में, लीव्स ऑफ ग्रास 1855। विच क्रिटिक कॉल्ड विटमैन्स पोइट्री बार्बरिक यॉप, हेराल्ड ब्लूम, एमर्सन, डीएच लॉरेंस एंड विटमैन हिमसेल्फ। अब यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, अगर ये टर्म के मेकिंग की बात आए कि हु कॉइन्ड द टर्म, तो ये कॉइन किया गया विटमैन के द्वारा ही, खुद ही इन्होंने कहा था आई साउंड माई बार्बरी क्यॉप ओवर द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो ये विटमैन ने खुद बोला है, तो यही करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पॉपुलराइज्ड हु पॉपुलराइज्ड, किसने इस टर्म को फेमस किया, तो ये टर्म फेमस किया गया था हेरोल्ड ब्लूम के द्वारा। इन्होंने अपने क्रिटिसिज्म में इस टर्म को खास तौर पे जगह दी थी, खास तौर पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ाई। तो पॉपुलराइजेशन मिला है हेरोल्ड ब्लूम के द्वारा, और खुद कॉइन किया था वॉल्ट विटमैन ने ही। द फ्रेज बार्बरी क्यॉप अपीयर्स इन विच पोएम, किस पोएम में आता है, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आउट ऑफ द क्रेडल, एंडलेसली रॉकिंग इन द स्लीपर्स। तो ये आया था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में ही, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ही इनकी बड़ी पोएम में से एक है। आई साउंड माई बार्बरी क्यॉप ओवर द रूफ्स ऑफ द वर्ल्ड, यही इन्होंने खुद बोला था। तो बार्बरी क्यॉप जो टर्म है कोई इन्हीं के द्वारा किया गया, बट पॉपुलराइज किया गया हेराल्ड ब्लूम के द्वारा। इससे क्या समझ आता है, डिफाइंस ऑफ ट्रेडिशन, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, पोएटिक इंडिविजुअलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सारी चीजों को इन्होंने तोड़ मरोड़ के या सबके खिलाफ जाकर के अपनी कविताओं को लिखा है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। विच क्रिटिक डिस्क्राइब्ड विटमैन एज द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, अच्छा क्वेश्चन है। हेराल्ड ब्लूम, डीएच लॉरेंस, इजरा पाउंड एंड इमर्सन। तो ये डीएच लॉरेंस के द्वारा कहा गया है, डीएच लॉरेंस हैज कॉल्ड हिम पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। विच फेमस ब्रिटिश पोएट फाउंड विटमैन्स वर्क इनडिसेंट एंड ऑब्सीन, किसी किसी को इनके वर्क में ऑब्सीन मतलब कह सकते हैं कि जो थोड़ा अश्लीलता भी दिखी है, किसको दिखी है, टेनिसन, आर्नोल्ड, स्विनबर्न एंड ब्राउनिंग। तो स्विनबर्न को लगा है ऐसा कि उनके वर्क इनडिसेंट और ऑब्शीन हैं, अश्लील हैं। विटमन्स सेक्सुअलिटी हैज बीन डिबेटेड, कई बार उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर के डिबेट्स हुई हैं क्रिटिक्स के बीच में कि आखिर उनकी सेक्सुअलिटी का रुझान किस तरफ था, इंक्लेशन किस तरफ था, होमोसेक्सुअलिटी या हेटेरोसेक्सुअलिटी जो भी है। बट मैनी स्कॉलर्स एसोसिएट हिम विद, क्या उनके खिलाफ कहा जाता है, होमोसेक्सुअल लव, प्लेटनिक आइडियल्स, रिलीजियस सेलिबेसी एंड फेमिनिस्ट आइडियल्स। तो हम होमोसेक्सुअलिटी पर बात की जाती है कि उनको होमोसेक्सुअल समझा जाता है। वैसे तो उन्होंने शादी नहीं की अपनी पूरी जिंदगी, लेकिन होमोसेक्सुअल कहा जाता है। Whitman's cluster of poems dealing with male love and comradeship is known as Calamus, Drum Taps, Song of Myself and Children of Adam। कहाँ ये दिखाया गया है, किस पोएम में ये थीम दिखाई गई है, तो ये दिखाई गई है कैलमस में, कैलमस। विच सेक्शन इन लीव्स ऑफ ग्रास सेलिब्रेट्स heterosexual love, अब यहाँ पे heterosexual love की बात की गई है, कैलमस होमोसेक्सुअल की बात करता है। चिल्ड्रन ऑफ एडम, ड्रम टाइप्स पैसेज टू इंडिया, तो ये बात की गई है चिल्ड्रन ऑफ एडम में। चिल्ड्रन ऑफ एडम हीट्रो है और कैलमस होमो है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटमन्स प्रोज वर्क, अब कई बार थोड़ा हटके भी पूछ लिया जाता है, जैसे जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हैं उनके बारे में अब हम सब जानते हैं कि ही इज अ ग्रेट प्ले राइट, बहुत महान नाटककार हैं। लेकिन एक बार क्वेश्चन आया था कि एज राइटर तो उन्होंने किस जॉनरा में अपनी राइटिंग करियर की शुरुआत की थी, तो उसका करेक्ट ऑप्शन नॉवलिस्ट है। एज ए नॉवलिस्ट उन्होंने शुरुआत की थी, बट बाद में वो अच्छे प्ले राइट में कन्वर्ट हो गए।
तो इसी हिसाब से हम विटमैन को एज ए पोएट ही जानते हैं, लेकिन अब यहाँ पर प्रोज वर्क भी उन्होंने लिखा है और काफी फेमस लिखा है। तो कौन सा है? तो दैट इज ऑप्शन बी, डेमोक्रेटिक विस्टार्स। डेमोक्रेसी के आइडियल्स के बारे में बहुत कुछ इसमें लिखा है उन्होंने। तो प्रोज वर्क डेमोक्रेटिक विस्टार्स। विच वर्क ऑफ विटमैन इज ऑटोबायोग्राफिकल इन प्रोज? प्रोज में ये भी है, उनकी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है उन्होंने। डेमोक्रेटिक विस्टार्स, स्पेसिमेन डेज, कैलमस एंड ड्रम टाइप्स। तो ये है इनका स्पेसिमेन डेज। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी कही जा सकती है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। विटमैन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई विच ओपेरा कंपोजर? वैगनर, वर्डी, मोजार्ट एंड बीथोवन। तो वैगनर के ओपेरा कंपोजर से या वैगनर से खुद से ही ये इन्फ्लुएंस हुए थे अपने थीम्स को बदलने के लिए। Which modern poet called Whitman America's poet? Ezra Pound, T.S. Eliot, Allen Ginsberg and Robert Frost. तो ये कहा गया है इजरा पाउंड के द्वारा। अमेरिकाज पोएट हैज बीन सेड बाय इजरा पाउंड। Which beat poet considered Whitman a spiritual predecessor? Jack Kerouac, Allen Ginsberg, Lawrence फर्लिंगेटी एंड विलियम बरोस। तो ये कहा गया है एलन जिन्सबर्ग के द्वारा। एलन जिन्सबर्ग इनसे बहुत प्रभावित थे और उससे प्रभावित होकर के उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था हाउल। जैसे सियार जब आवाज निकालता है, जैकॉल्स हाउलिंग करते हैं, तो हाउल लिखा गया था एलन जिन्सबर्ग के द्वारा इनसे इंप्रेस होकर के। क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी रिफ्लेक्ट्स विटमैन्स आइडिया ऑफ टाइमलेस कनेक्शन बिटवीन पीपल, डेथ एंड रिवर्थ, नेचुरलिज्म एंड मिस्टिरिज्म ओनली। तो टाइमलेस कनेक्शन बिटवीन पीपल, वो कहते हैं कि ब्रुकलिन जहां वो इंतजार करते हैं बोट का, वहां वो कहते हैं कि पास्ट जनरेशन्स भी कभी इसी तरह से खड़ी रही होंगी, उन्होंने इंतजार किया होगा। आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ एज प्रेजेंट में वेट कर रहा हूँ बोट का, इसी ब्रुकलिन फेरी पर, और फ्यूचर में भी लोग ऐसा करते रहेंगे। मतलब इट इज एंडलेस एंड पेरेनियल प्रोसेस जो हमेशा चलती रहेगी। तो टाइमलेस कनेक्शन की बात करते हैं वो। Whitman's poetry employs which literary device frequently? Similes, parallelism and catalogs, sonnets and enjambment. एंजाममेंट का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया है, लेकिन ज्यादातर जो इस्तेमाल इन्होंने किया है दैट इज पैरेललिज्म एंड कैटलॉग्स। पैरेललिज्म को हम समझ सकते हैं कि कंपैरिजन, कंपैरिजन बहुत किया करते हैं ये तमाम चीजों में। और जो कैटलॉग्स का है, जैसे हम कहीं जाते हैं कई बार कुछ खरीदारी करने, जैसे ज्वेलरी या कपड़े या कुछ, तो कैटलॉग्स आजकल चलते हैं, उनसे देख के हम समझ जाते हैं क्या क्या आइटम है। तो कैटलॉग्स को हम इनका एक और स्टाइल कहा जाता है, लिस्टिंग स्टाइल। मतलब ये जो कुछ भी लिखते हैं तो कई बार लिस्ट बना देते हैं पूरी। जैसे आप इनकी पोएम पढ़ेंगे पैसेज टू इंडिया, या एक और पोएम है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, इनको जब आप पढ़ेंगे, इवन लाइलैक्स वाली पोएम भी है, उसमें ये एकदम जब शुरू हो जाते हैं तो तमाम चीजें लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं, कैटलॉग बना देते हैं, पूरी लिस्ट बना देते हैं। तो ये अपने लिस्टिंग स्टाइल के लिए भी जाने जाते हैं, और लिस्टिंग स्टाइल को ही हम कह सकते हैं कि कैटलॉग स्टाइल भी कह सकते हैं, जिसमें वो एक लिस्ट बना के तैयार कर देते हैं। ये इनका स्टाइल रहा है। विटमैन कॉल्ड हिमसेल्फ द अमेरिकन बार्ड, द पोएट ऑफ डेमोक्रेसी, द कॉस्मोस एंड ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल ऑल ऑफ द अबव कहा गया है, खुद ही खुद को कहा करते थे ज्यादातर ये। Which critic remarked that Whitman is a cosmos containing contradictions? वैसे तो कॉस्मोस है, अपने आप में यूनिवर्स हैं, लेकिन विरोधाभासी चीजें उनमें शामिल रखी गई हैं। किसने कहा है? हेराल्ड ब्लूम, डीएच लॉरेंस, इमर्सन एंड थोराव। तो ये किसने कहा है? इट हैज बीन सेड बाय डीएच लॉरेंस। डीएच लॉरेंस ने इनको कॉन्ट्रडिक्शंस का भी बताया है, एंड पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा है, जो कि अभी हम कुछ देर पहले पढ़ चुके हैं। पोएट ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला है इनको डीएच लॉरेंस ने। विच 19th century poet paralleled Whitman in England with free verse experiments? एक और लेखक जो इनसे प्रभावित हुए, फ्री वर्स में लिखना उन्होंने शुरू किया इनके जैसे, एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट किए, तो वो कौन थे? जीएम हॉपकिंस, एसी स्विनबर्न, मैथ्यू अर्नोल्ड एंड एडवर्ड कारपेंटर। तो एडवर्ड कारपेंटर थे जिन्होंने इनको बहुत ज्यादा इमिटेट किया था। इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, अनुकरण करना।
विटमैन एडिटेड विच न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर एडिटर भी बने थे ये। ब्रुकलिन ईगल, द न्यूयॉर्क, द न्यूयॉर्कर, द ट्रिब्यून, द सन। ब्रुकलिन ईगल बहुत आसान है। ब्रुकलिन फेरी जो इनकी पोएम है, क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी, आप उसी से जोड़ दीजिए इसको। तो ब्रुकलिन से इनका खास संबंध रहा है, तो हम कह सकते हैं ब्रुकलिन ईगल। Whitman was dismissed from Brooklyn Eagle because of his opposition कैपिटलिज्म, स्लेवरी, रिलीजन एंड वॉर। स्लेवरी का इन्होंने विरोध किया था क्योंकि अब्राहम लिंकन के ये कट्टर समर्थक थे, उनके बहुत बड़े प्रशंसक थे। और अब्राहम लिंकन ने ही स्लेवरी सिस्टम को खत्म करने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया, तो ये स्लेवरी के खिलाफ थे। दैट्स व्हाई ही वाज डिसमिस्ड फ्रॉम हिज जॉब। Whitman suffered from which illness in his latter years? Tuberculosis, stroke induced paralysis, blindness and heart attack. तो स्ट्रोक इंड्यूस्ड पैरालिसिस इनको बीमारी थी, जो आघात होता है, वो बीमारी इनको लग गई थी। Who wrote a biography of Whitman titled with Walt Whitman in Camden? होरेस ट्रॉबल, इमर्सन, डी.एच. लॉरेंस एंड पाउंड। तो ये लिखा गया है होरेस ट्रॉबल के द्वारा। टाइटल है उसका विद, यहाँ से टाइटल है विद वॉल्ट विटमैन इन कैम्पटन, उनकी बायोग्राफी का, रिटन बाय होरेस ट्रॉबल। विच एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इज कॉल्ड द सेंटेनियल एडिशन? 1871, 1876, 1881 एंड 1892। किसके द्वारा ये क्या कहा गया है इसको? इसको कहा गया है 1876 वाले एडिशन को द सेंटेनियल। विटमन्स मेजर प्रोज वॉल्यूम स्पेसिमेन डेज, जो कि ऑटोबायोग्राफिकल भी है उनका, वॉज पब्लिश्ड, कब पब्लिश हुआ था? 1876, 82, 85, 90। तो पब्लिश हुआ था 1882 में। 1882 वॉज द ईयर ऑफ इट्स पब्लिकेशन। विच क्रिटिक आर्ग्यूड दैट विटमन्स सेक्स पोएम्स आर अनमेंशनेबल? उनको मेंशन नहीं किया जा सकता, दे आर सो ऑब्सीन। ऑब्सीनिटी अभी हम कुछ देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। किसको दिखी है ऑब्सीनिटी? तो ये दिखी है स्विनबर्न को। सी इज द करेक्ट वन। Whitman's Leaves of Grass was influenced by which religious text? The Bible, Quran, Bhagavad Gita, all of the above। तो ये खास तौर पे इन्फ्लुएंस थे द बाइबल से। Friends, these were the 50 questions from Whitman's works, his poems, and some other segments. I hope you would like the video. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful for the upcoming videos. Thanks for watching.